क्वेश्चन है, ए हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h with a speed v. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. ऑप्शन ए है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑप्शन बी है वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टली एंड ऑप्शन डी है द स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। तो एक क्लिफ इसमें हम बना लेते हैं और उससे इसको थ्रो किया गया है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक क्लिफ या टावर जैसा मान लेते हैं हम। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। अब बॉल को प्रोजेक्ट किया है 3 केसेस में। ठीक है, 3 डिफरेंट केसेस हैं। टावर की हाइट हम मान लेते हैं कि h के बराबर है और इसको प्रोजेक्ट किया है बॉल को यहाँ से। तो पहले तो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो मैं मान लेता हूँ ये डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, ये है केस 1। इसके बाद इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो ये केस है सेकंड। और थर्ड केस क्या है, हॉरिजॉन्टली। तो मैं ये मान लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टली जब प्रोजेक्ट किया, ये है केस नंबर 3। इसमें सबसे आसान सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है, हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आंसर दें और विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय रीडिंग दी क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं कि इनिशियली अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस लेवल ले लूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, mgh के बराबर। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीनों केसेस में सेम है इनिशियली, जस्ट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। मान लेते हैं इसको किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड सेम है। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी तीनों केस में सेम है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल टू, और इस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज हम इंक्लूड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में होती है एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है अगर उस पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे। तो जैसा कि हम यहाँ जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचता है तो ग्राउंड को हमने रेफरेंस लेवल लिया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वहाँ पर 12mv²। में लिख लेता हूँ। v1 क्या है, v1 इज स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने के ठीक पहले पार्टिकल की स्पीड है। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पीड बोल रहा हूं। वेलोसिटी का मॉडुलस है ये। और ये तीनों केसेस में कैसे आएगी, सेम आएगी। ठीक है, क्यों आएगी सेम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने लगाया mgh + 12mv² इक्वल टू, राइट साइड में लिखा है मैंने 12mv1²। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो इवन में स्पीड भी निकाल सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई करने से v1 की वैल्यू हो जाएगी √gh + v²। तो इस स्पीड से पार्टिकल हिट करेगा और तीनों ही केसेस में इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी रहेगी, सेम होगी। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। जो सबसे पहला वाला केस है, इस सबसे पहले वाले केस में पार्टिकल की इनिशियल स्पीड है v। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पर तो इसकी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी v1 और v1 की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। जो सेकंड केस था वर्टिकली अपवर्ड, वो भी सिमिलर केस ही है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसमें पार्टिकल यहाँ से जाएगा ऊपर, इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी 0 होने के बाद ये वापस आता है, फिर ग्राउंड को फिर से हिट करता है। अगेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम और ये कितनी होगी, v1 के बराबर होगी। ठीक है, इनफैक्ट जब पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, वहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, और जब ये वापस यहाँ पर आएगा जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था, तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो बेसिकली ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैसे हैं, सिमिलर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ऑप्शन बी में होता ही है कि पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा,
लेकिन नीचे आते समय जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस कर रहा होगा तब फिर उसकी स्पीड उतनी होगी जिससे कि उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए में जितनी थी। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा वो है पार्ट सी, जब उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है। तो जब इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये इस तरह से मूव करेगा ऐसे, और जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कितना रहेगा, v के ही बराबर रहेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसने एक और वेलोसिटी गेन कर ली होगी, इस वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ v डैश। तो v और v डैश का जो रिजल्टेंट आएगा v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये किसके बराबर होगा, v1 के ही बराबर होगा। यानी तीनों केसेस में जस्ट एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड स्पीड कैसी है, पार्टिकल की सेम है, डिफरेंस किस में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। यानी कि जब ये थर्ड केस में ग्राउंड को हिट करता है तब इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है एट द टाइम ऑफ हिटिंग वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगी, उसमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट भी है, जिसको कि मैंने v डैश यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली निकला ये कंक्लूजन, ये निकला कि तीनों केसेस में स्पीड सेम होगी। आप क्लिफ से पार्टिकल को चाहे आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करें, या उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो करें, या किसी और एंगल से भी थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल के साथ आप कोई भी एंगल बना के थ्रो कर दें, हर केस में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पार्टिकल की स्पीड सेम आएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और ये हमने कंक्लूजन किससे निकाला, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। और मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इसलिए कंजर्व है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन और ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी के ए इक्वल टू 2 kb, यानी इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, are stretched by applying forces of equal magnitudes at the four ends. If the energy stored in A is E, then in B is, तो B में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमें E की टर्म्स में बताना है। पहले मैं जरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें पूछा क्या गया है या इसमें सिचुएशन क्या है। इसमें सिचुएशन ये है कि एक स्प्रिंग है A, तो मैं एक स्प्रिंग बना देता हूँ यहाँ पर। पहले इस स्प्रिंग को मैं नाम दे देता हूँ कि ये कौन सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग A है। तो ये स्प्रिंग मैंने मान ली A है, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग है B। फर्क क्या है दोनों में, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ये है KA और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेते हैं KB के बराबर है। क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है कि KA कितना है, 2 KB के बराबर है। ठीक है, इक्वल फोर्सेस से स्ट्रेच किया, तो इक्वल फोर्सेस से स्ट्रेच किया मतलब मैं यहाँ पर इस वाले एंड पर कितना फोर्स लगाता हूँ F, और इस वाले एंड पर भी फोर्स F, यहाँ पर भी फोर्स F और यहाँ पर भी फोर्स F। तो दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्सेस लगा के ऐसे स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, अब पहली वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा हम ये देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पहली वाली स्प्रिंग है इसमें एलोंगेशन कितना है, XA के बराबर है। इसमें एलोंगेशन कितना हो गया, XA। लेकिन स्प्रिंग में एलोंगेशन कब तक होता रहेगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि जो फोर्स F है ये फोर्स F किसके बराबर नहीं हो जाता, KA XA के बराबर। जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो स्प्रिंग भी फोर्स अप्लाई करेगी। मान लो मैं केवल एक एंड की बात करूं जिस एंड पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, राइट साइड एंड ले लेते हैं, मान लो ये वाला एंड, तो इस वाले एंड पर फोर्स F लगा हुआ है। तो जैसे ही फोर्स F की वजह से ये एंड मूव करना शुरू करेगा राइट साइड में, स्प्रिंग में भी एलोंगेशन होता जा रहा होगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स F और स्प्रिंग फोर्स KA XA ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है ही है। तो जैसे ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे स्प्रिंग का फर्दर एलोंगेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एलोंगेशन रुका उस इंस्टेंट पर F इक्वल टू KA XA के बराबर है। सिमिलरली सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो दूसरी वाली स्प्रिंग के लिए F इक्वल टू हो जाएगा KB XB के बराबर, जिसमें XB क्या है, इसमें एलोंगेशन है। ये XB एलोंगेशन किस इंस्टेंट पर है, इसमें XB एलोंगेशन हमने उस इंस्टेंट पर लिया है जब स्प्रिंग में फर्दर एलोंगेशन रुक जाएगा। ठीक है, और फर्दर एलोंगेशन कब रुकेगा, जब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू F के बराबर हो जाएगी।
अब पहली वाली स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्वेश्चन में गिवन है E के बराबर, तो उसको मैंने लिखा E इक्वल टू हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है बी में, उसको मैं लिख लेता हूँ ए बी, तो वो होगा हाफ के बी इंटू एक्स बी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इनमें आपस में रिलेशन निकालना है के बी में और एक्स बी में, तो के बी इक्वल टू कितना, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पहले थी, तो इसको मैं नाम देता हूँ 3 और इसको लिखता हूँ मैं 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि के ए एक्स ए इक्वल टू के बी एक्स बी के बराबर है, ठीक है। और के ए कितना है, 2 के बी के बराबर है, तो इसको मैंने लिखा 2 के बी इंटू एक्स ए इक्वल टू के बी एक्स बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से के बी और के बी तो कैंसिल हो गया, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा 2x a। इसको हम नाम दे देते हैं कि सपोज ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम और लिखते हैं कि ई बी इक्वल टू हाफ, के बी को कितना लिखा, के बी को लिखा जा सकता है के ए बाई 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स बी कितना आया है 2x a के बराबर, तो ये 2x a होल स्क्वायर। तो ई बी इक्वल्स टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2 के ए एक्स ए का स्क्वायर, और बाहर मैं मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपल ये इस साफ साफ दिखे इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसको, 1/2 के ए एक्स ए स्क्वायर, और बाहर कितना बचेगा इसमें बचेगा 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ई बी इक्वल टू, अब ये हाफ के एक्स ए स्क्वायर ई के बराबर दिया था, तो ये कितना जाएगा 2e के बराबर, तो ई बी इक्वल टू 2e, ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 equal masses are attached to the 2 ends of a spring constant k. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप एनर्जी यूज करके निकालें तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, इसमें जो मासेस गिवन है क्वेश्चन में, वो मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। एक मास m और दूसरा वाला जो मास है वो भी कितना है, m के बराबर है, और इनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो सिचुएशन थोड़ी सिमेट्रिकल है इसमें। अगर सिचुएशन सिमेट्रिकल नहीं होती तो क्वेश्चन जो है और मज़ेदार हो जाता, यानी दोनों मास अगर सेम नहीं होते, अलग अलग होते तब। अच्छा, फिर क्या काम किया, द मासेज आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाई एक्स। सिमेट्रिकली पुल आउट किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो मासेज हैं इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका भी x/2 हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, x/2 के बराबर हुआ, और स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो जाएगा, x के बराबर। अगर दोनों मासेज अलग अलग होते, दोनों की मास की वैल्यू अगर अलग होती, तो सेम फोर्स से पुल करने पर दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता। एक का डिस्प्लेसमेंट x1 होता, दूसरे का x2 होता, और तब क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर जो पहला सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट सोल्यूशन, ये बड़ा सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन में क्या है कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ है, यानी कि स्प्रिंग ने जो वर्क किया है वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जब कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है, और चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कैसी थी, 0 थी, नेचुरल लेंथ में थी। बाद में स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है, स्प्रिंग बाद में एलोंगेट हो गई तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई।
अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग ने जो वर्क किया वो नेगेटिव होगा। तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो जाएगा माइनस डेल्टा यू के बराबर। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, नेगेटिव। अब दोनों ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसलिए दोनों ब्लॉक पर स्प्रिंग ने जो वर्क किया होगा वो कैसा होगा, वर्क बराबर बराबर होगा, यानी कि -1/4 के एक्स स्क्वायर एक ब्लॉक पर और -1/4 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वाले ब्लॉक पर। ठीक है, ये तो हुआ इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन, जिसमें हमको पेपर और पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है, केवल हम ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पढ़ के ये हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस मैं लिखता हूं और थोड़ा स्पेस इंक्रीज करने के लिए मैं जरा यहां से अपने आप को हटाता हूं, यहां से ये। अब देखिए, अब मैं सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। अब मैं फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व कर चुका हूं। फर्स्ट मेथड में हमको पेपर पेन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल हम ये देखते कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। सिचुएशन सिमेट्रिक थी, इसलिए वर्क आधा आधा दोनों ब्लॉक पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो -12 के एक्स स्क्वायर -1/4 के एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से करने की इच्छा हो रही होगी कि उससे करते तो कैसे होता, तो मैं उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या काम किया कि ये मैंने मान लिया कि ये है ब्लॉक लेफ्ट साइड वाला और एक ब्लॉक है राइट साइड में। दोनों ब्लॉक के मासेस कितने हैं, m है। ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक हम मान लेते हैं किसी फ्लोर पर, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। अब दोनों ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम है, तो मान लेता हूं कि इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, यहां से रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी इस वाली पोजीशन पर, ब्लॉक कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक पहुंच चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहा हूँ मैं, इसका z के बराबर है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होना है ब्लॉक में, टोटल होना है x/2, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट x/2 का वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो किसी इंस्टेंट पर जब ब्लॉक यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट z के बराबर है, तब इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, या स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, mg नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k × z का 2 टाइम्स। अब मैंने डबल क्यों किया, डबल इसलिए किया है कि अगर राइट साइड वाला ब्लॉक z डिस्प्लेस हुआ है, तो उस इंस्टेंट पर जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो चुका होगा, z हो चुका होगा। तो स्प्रिंग में जो टोटल एलोंगेशन है, ये वाला z और ये वाला z, टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा, 2z के बराबर। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 2kz के बराबर। तो इस ब्लॉक पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस इंस्टेंट पर, वो कितना है, 2kz है। अब मैंने इसमें छोटा सा वर्क निकाला इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क लिखूंगा मैं dw इक्वल टू, फोर्स है 2kz, स्प्रिंग फोर्स है 2kz, और डिस्प्लेसमेंट ने लिया बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dz, और स्प्रिंग फोर्स और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट dz में कितना एंगल है, 180 डिग्री का है, तो cos 180 डिग्री। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, मैंने ये मान लिया है कि इस ब्लॉक में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dz के बराबर है। ठीक है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड और स्प्रिंग फोर्स लग रहा था लेफ्ट साइड। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, k कांस्टेंट है, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये बाहर निकल आएगा, और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर बचेगा इंटीग्रेशन z dz, ये आ गया इंटीग्रेशन z dz। अब लिमिट लगाते हैं, तो इनिशियली जब ब्लॉक यहाँ पर था, ब्लॉक जब इनिशियली इस पोजीशन पर है, तो इनिशियल पोजीशन में यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, और फाइनली जब यहाँ पर ब्लॉक पहुँच जाएगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 के बराबर। तो इसमें मैं लिमिट लगाऊंगा मैं z x इक्वल टू 0 से x/2 तक, तो वर्क डन आएगा w इक्वल टू -2k z²/2, और इंटीग्रेशन की लिमिट में रखता हूँ 0 से x/2, तो वर्क डन होगा w इक्वल टू -k × x²/4, यानी कि वर्क डन आ गया स्प्रिंग फोर्स का -1/4 kx², और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। तो ये था इसका सेकंड मेथड।
ये सेकंड मेथड मैंने आपको जस्ट ये शो करने के लिए किया है कि अगर फोर्स मुझे अप्लाई करना हो तो मैं फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के भी इसका वर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। एग्जाम में इससे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ शो करने के लिए इस मेथड का पता होना चाहिए कि आपको ये भी आता है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने के लिए इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आप सॉल्व करेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है स्प्रिंग की, यानी कि वर्क डन नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, हाफ की एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर। दोनों ब्लॉक पे बराबर बराबर वर्क हुआ है, आधा आधा बांट देंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करते समय मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी आपको बताई कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन by internal conservative forces equal to change in potential energy। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं F.dr। मान लेते हैं ये फोर्स इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है इसके वर्क डन को मैं नेगेटिव कर दूं तो इससे क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी यू इक्वल टू माइनस F.dr, ठीक है। तो बेसिकली जो ये फार्मूला आया है इंटीग्रेशन डी यू इक्वल टू माइनस F.dr, ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसको आप कह सकते हो कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर इनडायरेक्टली। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वर्क डन बाय all the internal plus all the external forces equal to change in kinetic energy, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव की वजह से भी हो सकता है। सारे तरह के फोर्सेस की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज देखो तो उन्होंने क्या कहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, वो केवल एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनल फोर्स को राइट साइड ले जाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो ये वाली चीज़ थी ये, इसको मैं ले जाता हूँ राइट साइड में, तो मैं लिखूँगा माइनस वर्क डन, और ये किसका है, इंटरनल फोर्सेस का है, ठीक है, ये इंटरनल फोर्सेस का वर्क है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, अब इसको मैं सिंबल में लिख लेता हूँ, ये एक्सटर्नल इक्वल टू, ये हो गया डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस इंटरनल फोर्स। मान लेते हैं कि इंटरनल फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। अगर ये इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर। या आप ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस वर्क डन इंटरनल, यानी कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम, इसको हम कहते हैं सिंपली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल
एनर्जी, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज किससे मिल जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस से। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस में हम ये कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा एडजस्ट करके हमने ये लिख दिया कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज आ जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, टोटल एनर्जी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अबव इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें द वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज एक्सटर्नल इंटरनल, उन्होंने तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, बी। ठीक है, खत्म करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये पूछा है ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर पूछा है ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द अबव सेंटेंस इज। तो जैसे मैं इसमें फिल करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स, मतलब ऑप्शन ए अगर मैं इसमें फिल करता हूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर ब्लैंक स्पेस इन द अबव सेंटेंस इज। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो दो पार्टिकल की होती है वो केवल उनके सेपरेशन पे पार्टिकल के डिपेंड नहीं करती है, और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी पार्टिकल के लिए या किसी सिस्टम के लिए, इंटीग्रेशन डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, ये है वर्क डन को हम नेगेटिव करते हैं, और ये वर्क डन कौन सा होता है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का। और जो फोर्स है ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि उनमें डिस्टेंस कितना है, इस फैक्टर पे ये फोर्स डिपेंड करता है। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो वो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, सेपरेशन डिपेंड करता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो भी कितना लिखा जाता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये भी सेपरेशन पर डिपेंड करता है दोनों पार्टिकल के। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ये है वो ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पार्टिकल के सेपरेशन पर डिपेंड करती है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, क्या ऑप्शन करेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि इन ऑप्शंस में डिबेट हो सकती है, लेकिन हमको आउट ऑफ ऑल 4 जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको डिस्कस करना है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। तो चलो ये डायग्राम बना लेता हूँ पहले तो मैं। इसमें सिचुएशन ये है कि एक एलिवेटर है, ये मान लेते हैं एलिवेटर है, और ये एलिवेटर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से वर्टिकली अपवर्ड। इस एलिवेटर में क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, तो एक इंक्लाइन प्लेन और फिट कर देते हैं जरा इसमें। तो मैं इसमें एक इंक्लाइन प्लेन और बना देता हूं कि ये मान लो इधर एक इंक्लाइन प्लेन इसके एलिवेटर के अंदर है, ठीक। और ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, थोड़ा कुछ और एडजस्टमेंट कर दूं मैं इसमें, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। कितना एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन, एंगल दिया हुआ है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, और एक ब्लॉक भी रखा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं एक ब्लॉक और बना लेता हूँ, डायग्राम थोड़ा मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में समझने में आसानी हो। ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक मैंने रख दिया इसके ऊपर, यस। और इस ब्लॉक को हम
इस तरह शो कर देते हैं। ये ब्लॉक रखा हुआ है और जो ब्लॉक है वो कैसा है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो रिलेटिव टू एलिवेटर ब्लॉक इज नॉट मूविंग, यानी ब्लॉक के लिए उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है और उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। तो मैं देख लेता हूँ ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, वो मैंने बना लिया, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को रिजॉल्व करूँ तो इस पर दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक तो यहाँ पर आएगा mg साइन थीटा, ये आप सभी लोगों को पता है, ये mg साइन थीटा हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है mg कॉस थीटा। अब देखो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, रिलेटिव टू एलिवेटर इट इज़ नॉट मूविंग, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो mg साइन थीटा जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जिससे कि mg साइन थीटा बैलेंस हो जाए। तो mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा हुआ होगा, यहाँ पर होगा फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस fs इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन जो कि जीरो है। तो इससे हमको पता चला कि fs कितना है, mg साइन थीटा के बराबर है। याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये mg साइन थीटा। और फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। तो fs इक्वल टू mg साइन थीटा आ गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जिसमें वर्क किसका निकालना है मुझे, फ्रिक्शन का। तो मुझे f की वैल्यू पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं देख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूंगा और तो डिस्प्लेसमेंट d आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो फिर मुझे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम किया। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और थीटा कितना है इसको हम चेक करते हैं अभी, थीटा कितना आता है। तो देखो थीटा की कितना आएगा, इसको चेक करने के लिए ब्लॉक ग्राउंड से मैं देख रहा हूं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड इधर। और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफएस ये, और जो डिस्प्लेसमेंट है डी जिसकी वैल्यू वीटी के बराबर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन आएगा, फोर्स है mg साइन थीटा के बराबर, mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, vt के बराबर है, ठीक है। और एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन हुआ w इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू वी, और cos 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा। तो फाइनली वर्क डन हमारे पास आ गया mg vt साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो mg vt साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन सी इसका हो गया करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ वर्टिकल ट्रैक। तो ये मैं एक स्मूथ वर्टिकल ट्रैक बना लेता हूं जिसमें ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो ये मैंने बना लिया कि ये स्मूथ वर्टिकल ट्रैक है, ठीक है। इस पे ब्लॉक स्लाइड करेगा। एक ब्लॉक भी बना लेते हैं। तो एक ब्लॉक बना लूँ मैं ठीक ठाक सा। ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया जो कि इस पर स्लाइड करेगा, ठीक है। अब ब्लॉक की मैं कोई भी पोजीशन लेते जाऊं, हर पोजीशन में ब्लॉक कैसा है, एक्सेलरेटेड है।
जैसे ब्लॉक जब यहाँ पर है तब इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक को मैं दूसरी पोजीशन पर रख देता हूँ। ब्लॉक मान लो यहाँ पर आ गया, इस वाली पोजीशन पर आ जाता है ब्लॉक ट्रैक पर। तो ब्लॉक जैसे जैसे मूव कर रहा है, स्लाइड करना शुरू करता है यहाँ से, तो ये जो कंप्लीट ट्रैक है इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो मैंने ये इसको कंप्लीट किया और मान लिया कि इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर है। अगर सेंटर यहाँ पर है तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा टुवर्ड द सेंटर। यानी कि अगर इसकी स्पीड यहाँ पर v है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा AR। मैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सिंबल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, AR यूज़ कर रहा हूँ। तो ये AR होगा यहाँ पर, इसका यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल भी होगा, ARX, और इसको मैं लिख लेता हूँ ARY। जब ये यहाँ पर आएगा तब भी इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा यानी रेडियल एक्सेलरेशन होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ARX और वर्टिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा ARY। जब ये यहाँ पर होगा ब्लॉक, ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ पर है, इस वाली पोजीशन पर है ब्लॉक, तब भी इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। तो आप इस पूरी प्रोसेस में अगर देखो तो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट ना करता हो एक्सेलरेशन का, या ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट ना करता हो। तो सिंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मोशन, therefore we cannot say that it is in equilibrium in horizontal direction or in vertical direction। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा हम कहते हैं कि उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमेशा एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहता है, इसलिए हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमेशा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। और रेडियल इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज और करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग इट टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when string is horizontal for which particle will complete the circle is। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं जरा एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, इसमें पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं और मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था, या किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पर था, ए पर था, और जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो पार्टिकल कहाँ पर है, बी पोजीशन पर है। तो उन्होंने पूछा है कि बी पोजीशन पे स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो एक चीज़ ध्यान दो, आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि मिनिमम स्पीड एट ए कितनी चाहिए हमको, √5GL टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए पॉइंट ए पर मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होती है हमको, पॉइंट ए पर चाहिए होती है √5GL। जब ये पार्टिकल यहाँ पर है मान लेते हैं, तब इसकी स्पीड अगर √5GL होगी तो ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो अगर ए पर √5GL है तो बी पर कितनी होनी चाहिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मैं कहाँ पर मान लेता हूँ, ए पर ही मान लेता हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UA प्लस पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी KA इक्वल टू पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी UB और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी KB, ये दोनों इक्वल होंगी। और मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर 0, क्योंकि वहाँ पर मैंने रेफरेंस लेवल लिया है। वहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m, और मिनिमम वेलोसिटी वहाँ मुझे चाहिए √5GL, तो √5GL का स्क्वायर इक्वल टू,
जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो ए से बी कितना ऊपर जा चुका है, ये एल डिस्टेंस ऊपर जा चुका है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल के बराबर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो चुका है, तो इसको मैंने लिखा mgl, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ m, और स्पीड मैंने मान ली vb के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड है vb। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m 5gl इक्वल टू mgl प्लस हाफ m vb स्क्वायर, और m तो सभी जगह कैंसिल हो गया, और 5/2 gl माइनस gl इक्वल टू 1/2 vb स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो vb इक्वल टू हो जाता है √3gl के बराबर, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी। सो सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट।